आहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो ज़रूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो आहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगे कार दौड़ाते थे, मगर क्लब में जाते थे। मगर आहान की लाइफ में तीन चीज़ें आम थी। पहली चीज़ बेइज्जती, दूसरी चीज़ बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज़ बहुत से ही भी ऊपर वाली बेइज्जती। हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी सनाया को टसन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डेबट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादे के सीने पर सांप लौटेंगे। आहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिल्लो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे आहान चौंकर उठ बैठा। आँख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो सुगुन का फ़ोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। सुगुन आहान की बीवी सनाया की कज़न थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या बात है जीजा जी, फ़ोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं सुगुन, मैं अभी। तभी सुगुन अपनी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साउथ ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फ़ोन कर दिया है। वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, सगुन मुझे बैंक जाना है। और मैं। तभी सगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, जिसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो सुगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी ही नहीं की, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर सुगुन भी तंज भरी आवाज़ में आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बस बहस करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुँच जाइए, बाय। इतना कहकर सगुन ने फ़ोन काट दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज़ हो। जल्द ही आहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, आहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बैग निकाला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो न यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस कैसे घर जाऊँगी। इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूँ, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहान इस तरह से निकलना ही था जब यामिनी जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, अरे सुनो आहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना ज़रा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा,
यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मज़ा आता है। किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं सुगुन के काम से। उसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम ख़त्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। आहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी सनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसीलिए सनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीबी सनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार सनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी ज़िंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। सनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो सनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए आहान मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है सनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको ज़रूर याद होगा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज़ गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकाल कर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहान ने कहा, ओहो, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, सनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहान ने सनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही आहान वापस मुड़ा तो उसे सुगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नज़र घूरकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना डियर आंटीज़ एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही आहान तेज़ी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी ने आहान टकरा गया, जिससे आहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो सनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी सनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो आहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू स्टूपिड, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं इस ऑफिस के अंदर। तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नज़र नीचे बुके की तरफ देखा और फिर उसे पैरों से कुचलकर बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर सनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नज़ारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए सनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहाँ से जा चुका था और तभी आहान की नज़र सनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और सनाया की देखकर
खुद ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए और वो सनाया के केबिन में दाखिल हो गया। सनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दे को गिरा दिया। वो सनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना सनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी सनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से। आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से सनाया की तरफ देखता रह गया। तभी सनाया आगे बोली, पते नहीं मेरे पापों की सज़ा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप। पापा ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई है और उस गलती की सज़ा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज़ कर दिया। आंखों में आंसू लिए सनाया ने आगे कहा, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी ज़िंदगी पर। इतना कहकर सनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुक्के की तरफ देखकर सनाया ने कहा, और ये सब क्या है, क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर, इसे डस्टबिन में डालो। सनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से ही सनाया का इंतज़ार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही सनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के साथ कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहाँ से जा चुकी थी। आहान ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं सनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं, मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी आहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक हदेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के एका बिजनेस एम्पायर आपका इंतज़ार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी, आहान के साथ सनाया के इस बर्ताव का कारण क्या है आहान की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।